Hello, my friends. Welcome you all on my YouTube channel Economics Planet, where we are making your economics very easy. स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इकोनॉमिक्स प्लानेट पे। आई राहुल परमार हियर प्रेजेंटिंग माय फोर्थ वीडियो ऑन नेशनल इनकम कैलकुलेशन। आपने मेरे पिछले 3 वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे तो फटाफट से देखिएगा और नेशनल इनकम को बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आ जाने वाला है। बहुत इजी तरीके से मैंने बेसिक तरीके से बात करी है। इवन अ लेमैन, एक नॉर्मल स्टूडेंट भी, आप में से जो भी होगा, ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड नेशनल इनकम इन अ वेरी अप्रोप्रिएट मैनर। एक एक पॉइंट कवर करेंगे, एक भी पॉइंट छोड़े नहीं है, और जितना हो सके उतना इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ पढ़ाने की मैंने कोशिश करी है। तो जो भी सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं, आईसीएसई स्टूडेंट्स हैं, या जिनके भी नेशनल इनकम कोर्स में है, दिस वीडियो एंड ऑल माय वीडियोस फॉर दोज। तो जरूर देखिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो, दैट इज नेशनल इनकम कैलकुलेशन पार्ट 4। सो एज यू कैन सी हियर, मैंने 3 टैब्स बना रखे हैं। पहला टैब है क्लास 2 का, ये हमारी क्लास 4th है, ठीक है। क्लास 2 जो है, क्लास 2 की अगर बात करें तो क्लास 2 में मैंने आपको प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स के बारे में बताया था, एंड देन हमने बात करी थी बेसिक एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी की। उसी के ऊपर आपको जीडीपी एमपी की डेफिनेशन दिख रही है। क्या लिखा है उसमें, अगेन वापस रिपीट कर रहा हूं, फाइनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स, है ना। सो हमने अब तक जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स है उसकी बात कर ली थी क्लास नंबर 2 में। फिर हमने बात कर ली थी बेसिक एक्टिविटीज की। प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से थे बताइए आप लोग, कौन कौन से प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स थे। प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। यू नो इट वेरी वेल, मैंने सेकंड वीडियो में बात करी थी। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्सरी सेक्टर। आप मेरी सेकंड वीडियो देख सकते हैं क्लास 2 की। देन मैंने बात करी थी बेसिक एक्टिविटीज की, और बेसिक एक्टिविटीज होती हैं प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में भी मैंने आपसे बात करी थी। देन हमने क्लास 3 में जो टाइप्स ऑफ गुड्स था हमारी जीडीपी एमपी की डेफिनेशन में, उस पर बात करी थी। और टाइप्स ऑफ गुड्स में वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स एंड द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स। इतनी बात करी थी मैंने, ठीक है। तो अगर आप देखें तो जीडीपी एमपी में हमारा क्या क्या हो चुका है। गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो चुकी है ना। देन हम लोगों ने बात कर ली प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स की। आज जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, देखो बहुत इन डेप्थ पढ़ा रहा हूं, इसलिए हमको एक एक पॉइंट को कवर करके चलना है, क्योंकि अगर ये पॉइंट समझ गए तो आगे कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। आज जो हमारा हाईलाइटिंग पॉइंट है दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। सो दिस क्लास इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। और हमको पता है, या मैंने नहीं बताया हो आपको तो अभी बताता हूं, ऐसी सारी फैक्टर इनकम का सम जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट की हुई है, नो मैटर हु हैज जनरेटेड इट, दैट विल बी कॉल्ड एज डोमेस्टिक इनकम। तो बहुत जरूरी हो जाता है हमें डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ना, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होगी, डोमेस्टिक टेरिटरी वो टेरिटरी है, बहुत जरूरी हो जाता है हमें डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ना, क्योंकि हम जब डोमेस्टिक इनकम के बारे में बात करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम क्या होगी, डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट की जाए। तो डोमेस्टिक इनकम को पढ़ने के लिए हमें डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो माय फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप इस डोमेस्टिक टेरिटरी को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सो फ्रेंड्स, एक किसी भी लेमैन से जाके पूछिए, कोई भी नॉर्मल इंसान, और अगर वो इकोनॉमिक्स नहीं जानता है, उसको इकोनॉमिक्स का ज्ञान नहीं है, तो वो नॉर्मल इंसान डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब वो टेरिटरी बताएगा जहां पे हमारा पॉलिटिकल पावर चलता है। मींस जो हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर है, पॉलिटिकल बाउंड्री है, उसे ही एक आम इंसान डोमेस्टिक टेरिटरी की तरह समझता है, जानता है या मानता है। बट वी एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, आई एज अ टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, जो नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है ना, उनके लिए डोमेस्टिक टेरिटरी का जो मीनिंग है वो बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है।
हमारे लिए डोमेस्टिक टेरिटरी सिर्फ वो पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है जहां जहां पे हमारी सरकार का शासन चलता है या जहां जहां पे हमारी पॉलिटिकल पावर चलती है। रादर जो पॉलिटिकल टेरिटरी है, सॉरी जो इकोनॉमिक टेरिटरी है, जो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, सो अगर आप देख पा रहे हैं ऊपर, सो आई हैव रिटन अ डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने इस जियोग्राफिकल टेरिटरी का, इस पॉलिटिकल बाउंड्री के अलावा जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है उसकी एक डेफिनेशन दी है, और उन्होंने डोमेस्टिक टेरिटरी को डोमेस्टिक टेरिटरी ना कह के क्या कहा है, इकोनॉमिक टेरिटरी कहा है। क्या कहा है, इकोनॉमिक टेरिटरी, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में हम किसकी बात कर रहे हैं, टेरिटरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे इन दिस रिस्पेक्ट व्हाट डू वी मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी, प्लीज ट्राई टू रीड द फॉलोइंग डेफिनेशन। इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी वो जियोग्राफिकल टेरिटरी है एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट, नेचुरली इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसको एडमिनिस्टर कर रही है, विद इन विच, जिसमें आर पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। ऐसी टेरिटरी जहां पे हमारे लोग, हमारी गुड्स और हमारा पैसा, हमारी कैपिटल बिल्कुल फ्रीली मूव कर पाए। ये डेफिनेशन दी है यूनाइटेड नेशंस ने, दैट इकोनॉमिक टेरिटरी, वही जो डोमेस्टिक टेरिटरी हम बोलते हैं उसको इकोनॉमिक टेरिटरी कहा है। और इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल बाउंड्री एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट एडमिनिस्टर कर रही है, विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली, जिसमें हमारे लोग, हमारी कैपिटल और हमारी जो गुड्स है वो बिल्कुल फ्रीली सर्कुलेट करते हैं। सो अगर थोड़ा सा ध्यान से समझें तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, हमारे इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे हमारी मनमानी नहीं चलती, जहां हमारी गुड्स नहीं काम करेगी, जहां हमारी करेंसी शायद काम ना करती हो, या जहां हमारे लोग फ्रीली ना जा सके। ठीक है, ऐसी कौन सी एरिया हो सकती है, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है, सोच के देखिएगा। दिल्ली में यूएसए की कोई एम्बेसी है, क्या आप वहां जा सकते हैं इजीली? क्या आप वहां अपनी मनमर्जी कर सकते हैं? क्या आपके लोग वहां जा पाएंगे इजीली? क्या आपकी गुड्स वहां पे काम कर पाएगी? नहीं। उस एम्बेसी को जो चलाने की पावर है वो किसके पास है? यूएस गवर्नमेंट के पास है। आप सब ने बजरंगी भाईजान मूवी देखी होगी। बजरंगी भाईजान मूवी में वो जो एक छोटी सी बच्ची थी मुन्नी, वो जब सलमान खान के पास आती है तो सलमान खान उसे पाकिस्तान वापस भेजने के लिए पाकिस्तान एम्बेसी में लेके जाता है ना? अब सोच के देखिएगा, अगर वो सलमान खान पाकिस्तान एम्बेसी का पर्सन होता तो नेचुरली वो पाकिस्तान एम्बेसी उसकी श्योरली हेल्प करती, वो वहां इजीली मूव हो सकता था। बट ही वॉज अ इंडियन पर्सन, तो उसको वहां पे इजीली जाने नहीं दिया गया, कुछ दंगे वगैरह भी हो गए थे वहां पे, है ना? मीन्स हम लोग उस एम्बेसी के अंदर फ्री नहीं जा सकते। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव एवर सीन द एयरलिफ्ट मूवी, एक एयरलिफ्ट मूवी थी जिसमें अक्षय कुमार ने रोल प्ले किया था मिस्टर रंजीत का, रंजीत कातियाल आई सपोज। ठीक है, सो उस मूवी में अगर आप लोगों ने देखा हो, कतर के अंदर इंडियन रेजिडेंट्स के ऊपर हमले हो जाते हैं, और वो जो अक्षय कुमार था वे इंडिया के सारे पर्सन को उस एम्बेसी में क्या करता है, इकट्ठा करता है। मींस इंडिया के लोग उस इंडियन एम्बेसी में क्या कर सकते हैं, इजीली सर्कुलेट हो सकते हैं, इजीली आ सकते हैं, इजी। तो ये क्लियर है आप लोगों को? तो इस चीज से समझ में आ गया होगा कि इवन इफ ज्योग्राफिकल टेरिटरी की बात करें तो कुछ कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, यानी हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी पे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे हम लोग इजीली नहीं जा सकते। मींस दे आर नॉट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, आर डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम आर ज्योग्राफिकल एरिया, जब उस दुबई के अंदर कतर में जो हमारी इंडियन एम्बेसी थी वहां पे अक्षय कुमार ने जब उन लोगों को इकट्ठा किया, मींस हमारे लोग वहां जा सकते हैं, मींस दैट इज द पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इसी डोमेस्टिक टेरिटरी के कॉन्सेप्ट को हम लोग अब इन डेप्थ समझने वाले हैं। सो आज से अगर कोई ये बात करे आपको कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी इज नॉट जस्ट द जियोग्राफिकल एरिया और इज नॉट जस्ट द पॉलिटिकल बाउंड्री, बट अपार्ट फ्रॉम दैट डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग्स। सो सी माय स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, डोमेस्टिक टेरिटरी में और क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है या ज्योग्राफिकल जो एरिया है हमारा, ठीक है ना, जो भारत हम नक्शे पे देखते हैं, उसके अलावा हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है नेशनल इनकम पर्सपेक्टिव से, और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। तो सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, सो इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर और geographical area which we used to see on the
मैप, जो इंडिया हम मैप पे देखते हैं, ठीक है ना, जहां जहां हम बोलते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पावर चलती है, उस पॉलिटिकल फ्रंटियर के अलावा डोमेस्टिक टेरिटरी किन किन चीजों को शामिल करती है, इसे देखिए। फर्स्ट इमेज आप देख सकते हैं, ठीक है। इस इमेज में आपको दिख रहा है कि इंडिया का ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, नीचे बॉर्डर है और बॉर्डर के नीचे पानी है, और उस पानी में कुछ एक अलग से एरिया दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं टेरिटोरियल वाटर। देखिए, इंडिया के ऊपर कश्मीर, नीचे कन्याकुमारी, इसके आजू बाजू जितना भी कोस्टल एरिया, जितना भी आपके पास में पानी है, ये पानी किसका है? इस पानी पे सबका हक है। इस पानी को बेसिकली बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल वाटर्स, ओके। सो इस इंटरनेशनल वाटर्स में इंडिया के भी क्या है? राइट्स हैं। हमारा जो बॉर्डर लाइन दिख रहा है आप लोगों को, वहां से 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, सो 12 नॉटिकल माइल्स जो है, क्लियर, उतना एरिया हमारे इंडिया का होगा। मींस अगर हम लोग उस टेरिटोरियल वाटर में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, सपोज हमारे जो फिशरमैन हैं वो अपनी बोट्स ले जाके वहां से फिशेस एक्सट्रैक्ट करके लेके आते हैं, कोई नेचुरल एंड ऑयल जो गैस की रिक्स है, ऑयल को और गैस की रिक्स हैं, जो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, वहां से गैसेस निकालने का काम हो रहा है, वहां से ऑयल निकालने का काम हो रहा है, तो दैट ऑल आर पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर वहां पे कोई प्लेटफॉर्म हमने लगा रखा है, ठीक है, जिससे हम लोग गैसेस निकाल रहे हैं या ऑयल वगैरह निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। ऑल दो इंडिया के ज्योग्राफिकल टेरिटरी में नहीं है, बट टेरिटोरियल वाटर में है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट कहता है इस पॉलिटिकल टेरिटरी के अलावा, इस ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अलावा क्या क्या इंक्लूड होता है? तो सबसे पहले इंक्लूड होता है टेरिटोरियल वाटर्स। टेरिटोरियल वाटर्स, आप देखें, ये जितना भी टेरिटोरियल वाटर है, ये जितना भी टेरिटोरियल वाटर है, ये वाला वाटर है ना, अगर आप ये देखें, ये जो एरिया में यहाँ पे कर रहा हूं, ये जितना भी टेरिटोरियल वाटर है, ये जितना भी टेरिटोरियल वाटर है, दिस ऑल इज द पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी हो रही है, ये ज्योग्राफिकल टेरिटरी से बाहर है, बट यहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, कोई भी इनकम का जनरेशन हो रहा है, तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे और वो डोमेस्टिक इनकम में भी क्या होगा? शामिल होगा। आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट का पॉइंट मेरी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होने वाला है। नॉर्मल रेजिडेंट कौन है? मैं, तुम, हम सब नॉर्मल रेजिडेंट हैं। बिकॉज बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, हम सब यूजुअली इंडिया में रहते हैं और हम सबका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो हमारा दिल है, वो कहां बसता है? इंडिया में बसता है। हम खाते इंडिया में हैं, हम कमाते इंडिया में हैं, हम इन्वेस्ट इंडिया में करते हैं, तो हम सब क्या हैं? वी आर द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, सो इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट बोलते हैं। लेकिन अगर सोचिएगा कोई दूसरा पर्सन बाहर से यहाँ पे मशीनरी को इंस्टॉल करने आए, 4-5 महीने रुके चला जाए, या महीना 2 महीना या हफ्ता भर रुके और चला जाए, तो क्या वो नॉर्मल रेजिडेंट है? नहीं, उसका दिल यहाँ नहीं बसता, उसका दिल अपने खुद के देश में बसता है ना। तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। अगर मान लीजिए, सेकंड इमेज देखिएगा, एयर इंडिया, एयर इंडिया फ्लाई कर रहा है, मींस ये एयर इंडिया किसका है? दिस इज ओन्ड बाय इंडियन रेजिडेंट। अब नेचुरल है, ये फ्लाइट एक जगह तो रहेगी नहीं, सिर्फ इंडिया के ज्योग्राफिकल टेरिटरी में तो सर्विसेज देगी नहीं। इंडिया से जापान, इंडिया से चाइना, इंडिया से यूएसए, इंडिया से यूके, इन सबकी सर्विसेज देगी, है ना। सो ये जो शिप्स होते हैं, ठीक है, जो भी प्लेन्स होते हैं, चाहे शिप्स हो या प्लेन्स हो, डजंट मैटर वेयर दे आर ऑपरेटिंग, मैटर क्या करता है? टू विच कंट्री दे बिलोंग्स टू, ठीक है। सो इन प्लेन्स को चलाने वाला जो पर्सन है, दैट इज द नॉर्मल रेजिडेंट। दैट इज वाई इस प्लेन के अंदर अगर कोई भी एक्टिविटी जनरेट हो रही है, जो पायलट प्लेन उड़ा रहा है, आ रही है बात समझ, ठीक है, उसको क्या मिल रही है? फैक्टर इनकम जनरेट हो रही है। तो इस प्लेन में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जो भी फैक्टर इनकम का जनरेशन होगा, दैट विल बी द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। क्योंकि ये प्लेन जो है कहां पे भी उड़े, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। जो शिप कहीं पे भी चले, नो मैटर, कोई भी टेरिटोरियल वाटर के अंदर चले, इंडिया से रवाना हुआ, यूएसए जा रहा है वो शिप, रास्ते में कहीं पे भी किसी भी वाटर बॉडीज के अंदर हो, उस शिप का जो एरिया है, उस शिप के ऊपर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जो भी फैक्टर इनकम जनरेट होगी, वो किसका पार्ट होगी? वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी और डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी। मान लीजिए क्रूज यहां से रवाना होता है और जापान जाता है,
इस क्रूज को वहां पहुंचने में 45-50 दिन लगेंगे। अब इस क्रूज के ऊपर जो भी रेस्टोरेंट से होने वाली इनकम है या जो भी उसकी होटल से होने वाली अर्निंग है, ये सारी की सारी क्या मानी जाएगी, इंडिया की डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी। रीजन बीइंग क्रूज किसका है, इट इज ओन्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो शिप हो गए, इसके बाद में प्लेन हो गए, शिप हो गए, प्लेन्स हो गए, ये सारे के सारे किसका पार्ट होंगे, इफ इट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट देन दिस विल बी द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। फाइन, नेक्स्ट देखें आप लोग। सो सेकंड पॉइंट भी डन। नेक्स्ट इज फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। देखिए रिग्स क्या होते हैं, बहुत 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 बड़े जो कंटेनर्स होते हैं जिसमें ऑयल वगैरह या गैसेस वगैरह क्या की जाती हैं, भरी जाती हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, रिग्स कहते हैं। सो दी आर वेरी ह्यूज कंटेनर्स। ओके, सो जितने भी फिशिंग वेसल्स हैं, मैंने बताया इस इंटरनेशनल वाटर बॉडीज के अंदर अगर कोई फिशिंग वेसल्स है, या मान लीजिए किसी पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, हमको खुद को एक्सक्लूसिव राइट है ऑयल निकालने का, वो चाहे इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में ना आती हो, लेकिन हमको राइट है। सो इफ दैट प्लांट और दैट oil and natural gas rig or platform is owned and controlled by Indian resident, तो वो भी किसका पार्ट होगा, वो भी हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा और हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। सो फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री। मान लीजिए कि भैया मुकेश अंबानी जो है उसने किसी दूसरी कंट्री में क्या खरीदा, कोई ऑयल प्लांट खरीदा, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर में कोई ऑयल प्लांट लगाया, वहां से वो इंटरनेशनल वाटर्स में से क्या कर रहा है, ऑयल निकालने की कोशिश कर रहा है, गैस निकालने की कोशिश कर रहा है। सो वो जो प्लांट है दैट इज मेंटेन्ड बाय और आई कैन से दैट इज ओन्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, तो वो जो प्लांट है वो किसका पार्ट होगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, और उसके ऊपर जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो भी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आएगी। सो डोमेस्टिक इनकम क्या है, इनकम अर्नड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। सो वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन, जहां पे उनके पास क्या है, एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। नेक्स्ट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, मैंने शुरुआत में ही बताया था, एम्बेसीज, consulates and military establishments of a country located abroad। बहुत ध्यान से सुनिएगा, embassies, consulates and military establishments of a country located abroad। अब देखिए एम्बेसीज में और कॉन्सुलेट्स में ज्यादा कंफ्यूज मत होना, आप इसको एक ही जैसा मान सकते हो, लेकिन जो बिगेस्ट डिफरेंस है, कॉन्सुलेट्स बेसिकली क्या होते हैं, अपने पास में किसी भी कंट्री में एक से ज्यादा हो सकते हैं, एम्बेसीज यूजुअली एक ही होती है। कॉन्सुलेट्स क्या करते हैं, जो किसी नेशन के लोग उन अलग नेशन में आए हैं, जैसे इंडिया के अंदर का यूएस एम्बेसी और यूएस कॉन्सुलेट्स हैं, तो यूएसए के जो भी लोग इंडिया के अंदर हैं, कॉन्सुलेट्स क्या करेगा, उनकी हेल्प करेगा, कॉन्सुलेट्स क्या करेगा, उनकी हेल्प करेगा इंडिया के अंदर। और एम्बेसीज बेसिकली गवर्नमेंट से क्या करती हैं, अपने पास डिस्कशंस वगैरह करती हैं। सो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है एम्बेसीज में और कॉन्सुलेट्स में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स की, तो आप लोग यूजुअली देखते रहते हैं कि रशिया और इंडिया की जो दोनों मिलिट्रीज हैं, ये दोनों मिलके क्या करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं। जैसलमेर के आसपास पोखरण के अंदर उन्होंने प्रैक्टिस कर ली, पोखरण फाइलिंग ने भी प्रैक्टिस कर ली, या कई बार कहीं और इकट्ठा हो गए। सो रशिया ने जो बेस कैंप इंडिया में लगा रखा होगा अपना, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। बट अगर हम लोग रशिया जाते हैं, हम लोग यूएसए जाते हैं, और वहां जाके अगर हमने अपना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लगाया, हमने अपना कैंप लगाया और हम वहां मिल के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहां किसका राइट चलेगा, वहां किसके लोग चलेंगे, वहां किसका हुक्म चलेगा, वहां पे इंडिया के राइट चलेंगे, इंडिया के लोग जा सकेंगे, इंडिया का हुक्म चलेगा, और वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या की जाएगी, मानी जाएगी। सो अगर मेरा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट रशिया में है, मींस इंडिया का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट रशिया में है, या मान लीजिए यूएसए में है, और वहां पे रशिया की और इंडिया की दोनों, और यूएसए की और इंडिया की दोनों आर्मीज मिलके काम कर रही है, या मिलके कोई प्रैक्टिस कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो मिलिट्री बेस कैंप हमारा है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ऐसे ही हमारी जो एम्बेसीज हैं, नेचुरली हर कंट्री में दूसरी कंट्री की एम्बेसीज होती हैं, वैसे ही हमारी कंट्री की एम्बेसीज भी हर कंट्री के अंदर लोकेटेड है। तो देखिए आप फोर्थ इमेज मैंने दे रखी है, फोर्थ इमेज है इंडिया की एम्बेसी जो कि यूएसए में लोकेटेड है, ठीक है ना, कहां पे, यूएसए में लोकेटेड है। सो इंडिया की एम्बेसी जो यूएसए में लोकेटेड है उसकी इमेज है ये। सो व्हाट दिस इमेज इज शोइंग, वहां पे हमारा राइट चलेगा, हमारा पावर चलेगा, हमारी
जो भी इनकम जनरेट होगी वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी। मींस वो एम्बेसी जो है वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। सो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री मींस ऑफ इंडिया लोकेटेड अब्रॉड। तो किसी भी कंट्री में हमारी एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री कैंप्स लोकेटेड हो, वो हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगी। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं। तो भैया ये तो बात हो गई क्या क्या चीजें ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अलावा या ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अलावा इंक्लूड होती है। चार चीजें इंक्लूड होती है। पहला होता है टेरिटोरियल वाटर, दूसरा होता है जो एयरक्राफ्ट या शिप्स क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, किसी भी कंट्री में मूव करें डजेंट मैटर। तीसरी बात हमने करी जो भी नेचुरल ऑयल्स एंड गैस रिग्स हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, फिशिंग वेसल्स हैं, कहां मूव कर रही है, इंटरनेशनल वाटर्स में। एंड वो ओन एंड कंट्रोल कौन कर रहा है उसको, इंडियन रेजिडेंट कर रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट कर रहा है, उसी के पास एक्सक्लूसिव राइट है, तो वो भी इंडिया का पार्ट है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। चौथी मैंने बात करी आपसे, हमारी एम्बेसीज, हमारे कॉन्स्युलेट्स, हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी भी कंट्री में हो, वो भी किसका पार्ट होंगे, इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। और यहां पे जनरेटेड इनकम जो होगी वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी। तो भैया चलिए अब सोच के देखना है कि ये तो मान लिया, लेकिन हमारे इंडिया में भी तो दूसरी कंट्री की एम्बेसी है, हमारे इंडिया में भी तो दूसरी कंट्री का कॉन्स्युलेट है, हमारे इंडिया में भी तो कई बार दूसरी कंट्री की जो मिलिट्री होती है वो काम करने के लिए आती है, हमारे इंडिया में WHO के, यूएनओ के ऑफिसेज हैं। तो क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी? साफ साफ नो, बिल्कुल नहीं होने वाली है ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। तो चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोलते हैं हम, क्या बोल रही है नेक्स्ट स्लाइड? नेक्स्ट स्लाइड कहती है डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, बिल्कुल वही बात है, देखिए आप लोग, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री। हमारी कंट्री में, इंडिया में यूएसए की एम्बेसी इंडिया का पार्ट नहीं है, इंडिया में पाकिस्तान की एम्बेसी इंडिया का पार्ट नहीं है, इंडिया में जापान की एम्बेसी इंडिया का पार्ट नहीं है, मींस इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है। और यहां पे जनरेट होने वाली कोई भी फैक्टर इनकम है वो भी हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगी, वो भी हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगी, ये मान के चलिएगा। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, then WHO, World Health Organization, etc. located within the geographical boundaries of country। तो अगर हमारे नेशन में कोई WHO का ऑफिस है, यूएनओ का ऑफिस है, IMF का ऑफिस है, सो इसको हम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि ना हमारे यहाँ पे लोग फ्रीली मूव कर सकेंगे, ना हमारी कैपिटल मूव कर सकेगी, और ना ही हमारी गुड्स मूव कर सकेगी। इजी। सो ये किन कंट्रीज का पार्ट मानी जाती है? जहां से ये बिलोंग करती है, ये हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाती, इवन इफ दे आर ऑन ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएगी, चाहे हमारे प्लेस पे लोकेटेड है, चाहे हमारी जगह पे लोकेटेड है, ठीक है, लेकिन ये हमारे इंडिया का पार्ट नहीं मानी जाएगी। किस कंट्री का पार्ट मानी जाएगी? जिस कंट्री से ये बिलोंग करती है। सो आई होप कि डोमेस्टिक टेरिटरी में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए भैया नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, थोड़ा सा और क्लियरली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं ग्राफिकली। देखिए, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, इंडिया का मैप है, सबको दिख रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेरिटोरियल वाटर की, जिसकी मैंने आपके सामने सबसे पहले ही बात कर ली कि ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अलावा क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहले टेरिटोरियल वाटर। तो ये जितना भी टेरिटोरियल वाटर है, कितना है ये डिस्टेंस? ये डिस्टेंस है 12 नॉटिकल माइल्स। कितना है ये? जो ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, यहां से इसका डिस्टेंस है आपका कितना? 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स है ना, 12 नॉटिकल माइल ये डिस्टेंस। तो 12 नॉटिकल माइल्स इस ज्योग्राफिकल जो हमारा बाउंड्री है नीचे वाला इंडिया का, वहां से 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर अगर कोई भी शिप्स, सपोज कर लीजिए ये शिप्स हमारे चल रहे हैं, ठीक है ना, फिशिंग वेसल्स चल रही है, ये शिप्स चल रहे हैं, ठीक है, ये फिशिंग वेसल्स चल रही है, इसके अलावा मान लीजिए ये फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स लगे हुए हैं, नेचुरल ऑयल्स एंड गैस रिग्स लगी है, ये कोई एक और प्लेटफॉर्म लगा है, यहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन का और गैस एक्सट्रैक्शन का काम हो रहा है। सो दीज विल आल्सो बी पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ
इंडिया, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या होगा, ये पार्ट होगा। ओके, तो आई होप यहां तक क्लियर है। अब देखिए, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने कहा था कि इंडिया में अगर किसी कंट्री का एम्बेसी है, किसी कंट्री का कॉन्सुलेट है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, तो दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ इंडिया। सो देखना, यहां पे जो दिल्ली है हमारा ना, हिंदुस्तान का दिल दिल्ली, हिंदुस्तान का दिल दिल्ली, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जहां से हमारा इकोनॉमिक रिलेशन चलता है या दूसरे रिलेशन चलते हैं, उनकी एम्बेसीज जो है वो दिल्ली के अंदर बसी है ना, दिल्ली में एम्बेसीज बसी है। तो सपोज कर लीजिए ये दिल्ली है, मान लीजिए ये दिल्ली है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं मैं ताकि इजीली समझ में आए आपको। इस दिल्ली में सपोज करिए जैपनीज एम्बेसी है, जैपनीज एम्बेसी है, इस दिल्ली में जैपनीज एम्बेसी है, ठीक है ना, जैपनीज एम्बेसी यहां लोकेटेड है। अब ये जैपनीज एम्बेसी क्या इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी? बिग नो, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। इसी दिल्ली में मान लीजिए डब्ल्यूएचओ का ऑफिस है, डब्ल्यूएचओ का ऑफिस है, तो क्या ये डब्ल्यूएचओ का ऑफिस यहां पार्ट होगा डोमेस्टिक टेरिटरी का? बिग नो, दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी पे होते हुए भी एक्सेप्शन है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगे। बट मान के चलिए यहां पे जापान है और इस जापान में सपोज करिए यहां जापान है, इस जापान में इंडिया की एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी है ना, इंडियन एम्बेसी है यहां पे। अब ये इंडियन एम्बेसी कहां लोकेटेड है? ये इंडियन एम्बेसी लोकेटेड है जापान में। अब जापान में होते हुए भी ये क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ हमारे घर से दूर दूसरे के घर में, मीन जापान में हमारा एक दूसरा घर, जिसको हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी कह सकते हैं। तो जापान में अगर इंडियन एम्बेसी है, यूएसए में इंडियन एम्बेसी है, चाइना में इंडियन एम्बेसी है, पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी है, so that all embassies will be part of domestic territory of India, and in India जो हमारे घर में दूसरों का घर है वो हमारा पार्ट नहीं होगा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब सपोज करिए इसी जापान में मैं कहता हूं कि एक एसबीआई बैंक की ब्रांच है, एसबीआई बैंक की ब्रांच है, तो क्या ये एसबीआई बैंक की ब्रांच हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा? नहीं, ना तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, ना ही ये एम्बेसी है, ना ही कॉन्सुलेट है, तीनों में से कुछ भी नहीं है। एक सिंपल कंपनी है जो कि जापान में रह के काम कर रही है ना। तो ऐसी जितनी भी इंडियन कंपनीज है, दोज हु आर वर्किंग इन सम अदर नेशंस, दे विल बी ट्रीटेड एज डोमेस्टिक टेरिटरी, पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दोज नेशन ओनली। ओनली एम्बेसीज, consulates and military establishments of India when located in some other countries will be treated as a part of domestic territory of India। तो ये एसबीआई बैंक जो जापान में है ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। किसका पार्ट होगी? जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। बट जापान में जो इंडियन एम्बेसी है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। तो घर से दूर, यानी मेरे घर से दूर, इंडिया से दूर, इंडिया की ज्योग्राफिकल टेरिटरी पे नहीं है वो इंडियन एम्बेसी, जापान की ज्योग्राफिकल टेरिटरी पे, दूसरे के घर में मेरा एक दूसरा घर है, मींस वहां मेरे लोग, वहां मेरा पैसा, वहां मेरे हुक्म, है ना, वहां मेरी गुड्स इजीली मूव कर सकती, मेरी बातें मानी जाएगी, इंडिया की बातें मानी जाएगी, इंडिया की पॉलिटिकल पावर्स भी चलेगी वहां पे। सिमिलरली जो हमारे घर में इन लोगों ने घर बसाए हैं वहां पे हमारा राइट नहीं चलेगा, हमारा हक नहीं चलने वाला, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। सपोज करिए इसी तरह से हमारे इंडिया में एचएसबीसी बैंक है, एचएसबी हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। तो मान लीजिए एक एचएसबीसी बैंक है, एचएसबीसी बैंक है। अब इंडिया में ये बैंक जहां जहां लोकेटेड है, क्या वो हांगकांग का पार्ट होगी या फिर कंसर्न कंट्री का पार्ट होगी? नो, जब वो इंडिया में है, ना एम्बेसी है, ना कॉन्सुलेट है, ना ही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, कुछ भी नहीं है, तो सिंपली वो किसका पार्ट मानी जाएगी? वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी एज अ नॉर्मल कंपनी वर्किंग इन इंडिया और लिविंग इन इंडिया, हैंस इट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, सो जापान में एसबीआई बैंक इंडिया का पार्ट नहीं,
और यहाँ पे हांगकांग एंड जो शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन यानी एचएसबीसी बैंक है वो हांगकांग का पार्ट नहीं इंडिया का पार्ट होगा। वहां एसबीआई बैंक जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट थी। लेकिन अगर मेरे यहाँ पे यानी इंडिया में एसबीआई सॉरी इंडिया में जापानीज जो एम्बेसी है वो किसका पार्ट है? जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का। और जापान में जो इंडियन एम्बेसी है वो किसका पार्ट है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज करिए ये रशिया है, ये रशिया है ना, ये है रशिया। अब यहां पे इंडिया की जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है रशिया के साथ में क्या करने की? ट्रेनिंग करने गई कि भैया तुम्हारी मिलिट्री और हमारी मिलिट्री मिलकर क्या करेंगे? ट्रेनिंग करेगी। और यहां पे हम लोगों ने क्या लगाया? इंडियन मिलिट्री कैंप लगाया, इंडियन है ना मिलिट्री कैंप लगाया। कुछ लोग हैं हमारे यहाँ के इंडिया के, है ना, कुछ लोग हैं इंडिया के। अब ये जो इंडिया के लोग हैं इस इंडियन मिलिट्री कैंप में है, मींस ये इंडियन मिलिट्री कैंप, ये जो पूरी टेरिटरी है ये किसका पार्ट मानी जाएगी? ये एंटायर टेरिटरी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। जब तक हमारा मिलिट्री कैंप रशिया की लैंड पे रहेगा तब तक वो मिलिट्री कैंप हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगी। सिमिलरली अगर इंडिया में कोई रशिया वाले लोग क्या करते हैं या यूएसए की कोई आर्मी इंडिया में इंडिया वालों के साथ में क्या करती है? ट्रेनिंग लेने के लिए आती है या फिर अपने पास लड़ाई का सेशन करने के लिए आती है कि चलो हम लोग मॉक ड्रिल करते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आती हैं, तो उन्होंने जो कैंप लगाया होगा वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ना होके उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा जिस कंट्री से वो मिलिट्री फोर्सेस क्या करती है? बिलोंग करती है। आई होप कहीं तकलीफ नहीं होगी। सो अब मैं क्या करने वाला हूं, जो जो चीजें इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी उस पर हम लगाएंगे टिक, और जो जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी उस पर लगाएंगे क्रॉस। तो फटाफट से देखिएगा क्या करना है हमको, फटाफट से देखिए। सो ये जो शिपिंग वेसल्स है, ठीक है ना, जो नेचुरल जो हमारे टेरिटोरियल वाटर के अंदर क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? बिल्कुल है। ये जो ऑयल एंड गैस रिग्स है क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? बिल्कुल है। क्या ये इंडियन एम्बेसी जो है जापान में लोकेटेड है डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? बिल्कुल है। ये एसबीआई बैंक जो जापान में है क्या ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? नो, बिग नो। ठीक है ना, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। ये जो इंडियन मिलिट्री कैंप हमने लगाया रशिया में क्या ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? बिल्कुल हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। क्या ये जापानीज एम्बेसी जो दिल्ली में लोकेटेड है ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? नो। क्या ये डब्ल्यूएचओ का ऑफिस हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? नो। क्या ये लास्ट एंड फाइनल एचएसबीसी बैंक जो इंडिया में लोकेटेड है या इसकी ब्रांचेस जहां जहां इंडिया में लोकेटेड है, नाम है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, इंडिया का डोमेस्टिक बैंक नहीं है, ये इंडिया का बैंक नहीं, इंडियन कंपनी नहीं है, ये इंडियन बैंक नहीं है। ठीक है, तो जो एचएसबीसी बैंक का जितनी भी ब्रांचेस है इंडिया में क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? बिल्कुल पार्ट है। जैसे एसबीआई बैंक हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं जो जापान में लोकेटेड है, जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, वैसे ही एचएसबीसी बैंक जो इंडिया में लोकेटेड है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। सपोज करिए होंडा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड जिसने इंडिया में प्लांट लगा रखे हैं, यहीं गुड़गांव में भी प्लांट है, ठीक है, तो अगर उसने हमारी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहा है तो क्या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा? 101% होंडा ऑटोमोबाइल्स का प्लांट इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होने वाला है। ओके, सो आई होप यहां तक कोई तकलीफ नहीं आई होगी आपको। ग्राफिकली भी हम लोग क्या कर चुके हैं? समझ चुके हैं। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूं तो आपने बात करी थी जीडीपी एमपी की, डेफिनेशन पढ़ ली, और मैंने कहा कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पिछले वीडियो में बात कर ली, प्रोड्यूसिंग सेक्टर के बारे में पिछले वीडियो में बात कर ली। नेक्स्ट जो है अपना वो क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी। वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं, ऐसा नहीं कि यहां से वीडियो छोड़ के भाग जाएं आप लोग। पूरा देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, लास्ट में क्वेश्चंस हैं इसी के ऊपर जो कि आपकी प्रैक्टिस को इंप्रूव करेंगे, आपके नॉलेज को इंप्रूव करेंगे। सो हम लोग पढ़ रहे थे डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में मैंने कहा यूनाइटेड नेशन ने क्या डेफिनेशन दी है? इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। बात क्लियर थी? बिल्कुल इजी था, कोई परेशानी नहीं आई थी आपको। नेक्स्ट है, सो इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स डोमेस्टिक टेरिटरी आल्सो इंक्लूड्स, किसे इंक्लूड कर रही है डोमेस्टिक टेरिटरी? देखिए, टेरिटोरियल वाटर्स को इंक्लूड कर रही है,
फिर जो शिप्स और एयरप्लेन्स वगैरह हैं इसको इंक्लूड कर रही है। देन नेचुरल एंड ऑयल गैस रिग्स है जो इंटरनेशनल वाटर बॉडीज के ऊपर काम कर रही है वो इंक्लूड कर रही है, और हमारी एम्बेसीज जो कहीं पे भी लोकेटेड है उसको इंक्लूड कर दो। ये चार चीजें जो होंगी ये क्या होंगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगी अपार्ट फ्रॉम आवर ज्योग्राफिकल टेरिटरी। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा था क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं, तो देखिए क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं हो रही हैं। जो सबसे पहली चीज इंक्लूड नहीं हो रही है वो क्या, एम्बेसीज कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्री। अगर हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में किसी फॉरेन कंट्री का ये सारी चीजें हैं तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, UNA, IMF एटसेट्रा, इनके अगर ऑफिसेस हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी में है तो ये भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगे, उस टेरिटरी का पार्ट होंगे जिसमें इनके हेड ऑफिसेज हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमने बात करी थी इस मैप की, इस मैप में भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया क्या क्या हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, क्या क्या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। फटाफट से देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। देखिए क्या कहता है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज टाटा ओन जैगुआर कार्स प्लांट इन इंग्लैंड। फर्स्ट क्वेश्चन इज टाटा ने जैगुआर कार्स का जो प्लांट है वो इंग्लैंड में क्या कर रखा है, वर्क कर रहा है, खरीद रखा है। अब ये जो टाटा, वी नो इट वेरी वेल, डोमेस्टिक कंपनी है, हमारी इंडियन कंपनी है, लेकिन जैगुआर कार्स को इसने खरीद लिया है जिसका प्लांट इंग्लैंड में लोकेटेड है। डजेंट मैटर, प्लांट है ना एम्बेसी है ना कॉन्सुलेट है ना ही हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है और इंग्लैंड में है, इट इज लाइक अ नॉर्मल कंपनी, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा क्या, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होने वाला है, ये इंग्लैंड की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होने वाला है। फटाफट से देखिए गूगल ऑफिसेज इन इंडिया, गूगल ने अपना एक ऑफिस कहां लगाया, इंडिया में लगाया। अब गूगल ने अगर इंडिया में ऑफिस लगाया है अपना तो क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये फॉरेन कंट्री की ना तो एम्बेसी है ना कॉन्सुलेट है ना ही क्या है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, सिंपल कंपनी है और इंडिया में काम कर रही है। तो 101% 100% क्या होगा, ये इंक्लूड होने वाला है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। नेक्स्ट चलिए, ब्रांचेस ऑफ एसबीआई इन हांगकांग, मैंने अभी डायग्राम के थ्रू, मैप के थ्रू बताया था तुमको कि एसबीआई की ब्रांच अगर किसी दूसरी कंट्री में है, वर्किंग लाइक ए नॉर्मल कंपनी इन अदर कंट्री, सो उसी कंट्री का क्या हो जाएगी, ये पार्ट मानी जाएगी, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, जापानीज एम्बेसी इन इंडिया, जापान की जो एम्बेसी इंडिया में लोकेटेड है क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है हमारी, बिल्कुल नो, साफ मना है भैया। एम्बेसी पे तो बड़े बड़े अक्षरों में हाईलाइट करके लिख दिया था कि फॉरेन एम्बेसीज अगर इंडिया में है तो वो इंडिया का पार्ट नहीं है भैया। चलिए नेक्स्ट है इंडियन एम्बेसी इन रशिया, आंख बंद कर लेना, इंडियन एम्बेसी का नाम आए चाहे किसी भी कंट्री में लोकेटेड हो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। ब्रांचेस ऑफ एचएसबीसी बैंक इन इंडिया, एचएसबीसी बैंक है उसकी कितनी भी ब्रांचेस हो 101% इंक्लूड होगी। कोई भी फॉरेन कंपनी हो, कोई भी फॉरेन बैंक हो, कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो, है ना, कौन सा इंस्टीट्यूशन, एम्बेसी को, कॉन्सुलेट को, WHO, UNO, IMF, इनके ऑफिसेस को छोड़ के बाकी कोई भी नॉर्मल इंस्टीट्यूशन हो उनके ऑफिसेस अगर इंडिया में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे। WHO ऑफिस इन इंडिया, बिग नो, बड़ी बड़ी एक्सेप्शन में लिखा था ये इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑफिस है, रिलायंस इंडियन कंपनी है, इसका ऑफिस भले न्यूयॉर्क में होता उसी कंट्री से माना जाएगा, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होने वाला। चलिए नेक्स्ट है इंडियन मिलिट्री कैंप, इंडियन मिलिट्री कैंप आते ही, मिलिट्री कैंप नाम आते ही दिमाग के अंदर घंटी बजनी चाहिए, इंडिया का मिलिट्री कैंप है, जिस कंट्री का मिलिट्री कैंप उस कंट्री से बिलोंग माना जाएगा उसको। सो इंडियन मिलिट्री कैंप कहां काम कर रहा है, रशिया में, रशिया का नहीं माना जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। तो 101% ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है होंडा ऑटोमोबाइल्स कार प्लांट इन इंडिया। अगेन मैंने कहा जैसे कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में काम करती है, ठीक है, उन 4-5 एक्सेप्शंस को छोड़ के, एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एंड साथ ही साथ में क्या हो गए आपके WHO, UNO के ऑफिसेस, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी फॉरेन कंपनी का कोई क्रू है ना, बड़े बड़े शिप्स आते हैं तो 2-2, 3-3 महीने तक इंडिया की वाटर बॉडीज में पड़े रहते हैं, वो भी उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होते हैं, ना कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का। मींस दे विल बिलोंग टू दैट कंट्री या दे विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री टू विच दे बिलोंग, नॉट ऑफ दैट कंट्री इन विच दे आर ऑपरेटिंग, और अभी जहां पड़े हो वो। तो ये भी किसका पार्ट मानी जाएगी, हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, माय फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी।
सारे कॉन्सेप्ट जो डोमेस्टिक इनकम से रिलेटेड थे उनमें कोई डाउट नहीं होगा। डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने बिल्कुल क्लियर करा दिया है। और डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेटेड सारी इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम होती है, नो मैटर उसको किसी ने भी जनरेट करी हो। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन भैया किसके लिए दिया हुआ है, कमेंट करिए। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी मेल आईडी छोड़ रखी है, मुझे ईमेल कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू गेट इन टच विद यू। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें उसको, और मेरी सारी वीडियोस का अपडेट पाने के लिए फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि नई से नई वीडियोस आप लोगों के पास आती रहे। सो थैंक यू सो मच माय स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स एंड ऑल द व्यूअर्स। बाय बाय एवरीवन।